दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी FAQs के बारे में जो हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित हैं। आपके बहुत से प्रश्न आते हैं, बहुत से मैसेज आते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित हमारा ये प्रश्न है। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ उसके अंदर हमने लगभग 45 FAQs लिए हैं जो सारे के सारे हेयर ट्रांसप्लांट से संबंधित हैं। जो प्रश्न आपके मन में होते हैं उन्हीं को निकालकर मैंने ये 45 प्रश्नों की एक FAQs क्वेश्चन एंड आंसर शीट बनाई है। उन्हीं क्वेश्चनों को लेते हैं आज इस वीडियो में। आप पूरे क्वेश्चन ध्यान से देखिए और आपको हर वो चीज़ समझ में आएगी जो आप हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है? हर व्यक्ति हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जानना चाहता है। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट का अर्थ है जब हम बालों को एक जगह से निकालकर दूसरी जगह पर लगाते हैं, दूसरी जगह पर प्रत्यारोपित करते हैं। जिस तरह से लीवर का ट्रांसप्लांट होता है, जिस तरह से किडनी का ट्रांसप्लांट होता है। किडनी ट्रांसप्लांट में हमें डोनर की ज़रूरत होती है, लीवर ट्रांसप्लांट में हमें डोनर की ज़रूरत होती है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर डोनर व्यक्ति स्वयं होता है। किसी और का बाल हम प्रत्यारोपित नहीं कर सकते, किसी और का बाल हम अपने शरीर में नहीं लगा सकते। सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति का बाल डोनर हो सकता है जिसको वो लगना है, यानी रिसिपिएंट भी वही होता है और डोनर भी वही होता है। एक ही व्यक्ति दोनों काम करता है। दोस्तों, जब हम बाल जहाँ पर लगाए जाने हैं, जिस बाल एरिया में बाल लगाए जाने हैं, वहाँ पर बाल शरीर के अन्य हिस्सों से निकाल कर रिसिपिएंट एरिया पे लगाते हैं तो इसे हेयर ट्रांसप्लांट कहा जाता है। FUE और FUT हेयर ट्रांसप्लांट में क्या अंतर है? हेयर ट्रांसप्लांट दो प्रकार का होता है, FUT और FUE। FUT का अर्थ है फॉलिक्यूलर यूनिट ट्रांसप्लांट मेथड और FUE का अर्थ है फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड। FUT एक पुरानी विधि है जिसके अंदर एक पूरी स्ट्रिप ओसिपिटल रीजन से एक 1.5 सेंटीमीटर बाय 25-30 सेंटीमीटर की पट्टी निकाली जाती है। उस पट्टी को अलग अलग ग्राफ्ट में काटा जाता है और एक एक ग्राफ्ट को रिसिपिएंट एरिया में प्लांट किया जाता है। ये FUT है और इसे स्ट्रिप मेथड भी कहा जाता है। ये पुरानी तकनीक है और नई तकनीक का नाम है FUE यानी फॉलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड। इसके अंदर एक एक ग्राफ्ट निकाला जाता है डोनर एरिया से और एक एक ग्राफ्ट लगाया जाता है रिसिपिएंट एरिया में। आजकल लेटेस्ट तकनीक FUE है और ज़्यादा प्रचलन में है। तो आप समझ गए होंगे कि FUT और FUE में फ़र्क क्या है। FUT के अंदर लीनियर स्कार आता है, टांके लगते हैं, कट लगते हैं, लेकिन FUE के अंदर ना कोई लीनियर स्कार आता, ना टांके लगते, ना कट लगते, बिल्कुल ही सेफ प्रोसीजर है। हेयर ट्रांसप्लांट के लाभ क्या क्या हैं? जब बालों की जड़ें खत्म हो जाती हैं, बाल बिल्कुल नहीं बचते, स्कारिंग हो जाती है, मनुष्य बाल्ड हो जाता है, तब हमें हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ता है। हेयर ट्रांसप्लांट के लाभ क्या क्या हैं? जो तकनीक मनुष्य के बालों को वापस ले आए, मनुष्य के गंजेपन को ख़त्म कर दे, मनुष्य की बाल्डनेस को छुपा दे, उसे हेयर ट्रांसप्लांट कहा जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट के लाभ में सबसे बड़ा हमारे गंजेपन को दूर करना है। व्यक्ति की सुंदरता में बाल एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यदि व्यक्ति गंजा है तो उसका आत्मविश्वास कम होना शुरू हो जाता है और यदि व्यक्ति के पास बाल घने और सुंदर होते हैं तो उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बहुत अधिक होती है। तो हमें अपने बालों को दोबारा से लाने के लिए हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ता है और यही इसका लाभ है कि आपके गुम हुए, कम हुए आत्मविश्वास को ये दोबारा लौटाता है, आपको आपके गंजेपन से मुक्ति दिलाता है। दोस्तों, एक प्रश्न आता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या आयु होनी चाहिए? कितनी उम्र का व्यक्ति कम से कम ट्रांसप्लांट करा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट किस उम्र में कराया जा सकता है? वैसे तो कोई वैधानिक आयु इस चीज़ के लिए नहीं है, लेकिन मित्रों, जब व्यक्ति बालिग हो जाता है, जब व्यक्ति 18 साल का हो जाता है तो उसे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए। लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को 25 साल से पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सलाह नहीं देता और ज़्यादा से ज़्यादा आयु हेयर ट्रांसप्लांट की
कुछ भी हो सकती है। 70-75 साल में भी आप हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। ये एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। इसे व्यक्ति तभी करवाता है जब वो अपनी सुंदरता के अंदर कुछ निखार लाना चाहता है, जो अपने आप को बेहतर बनाना चाहता है, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहता है। तो इसलिए 18 से लेकर 70 साल के बीच में हेयर ट्रांसप्लांट कभी भी कराया जा सकता है। इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। क्या शुगर पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट करा सकता है? दोस्तों, ये बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो सुरसा के मुख की तरह से पूरी दुनिया में फैल रही है। लगभग 1/10 पेशेंट पूरी दुनिया के अंदर शुगर के हैं। हिंदुस्तान के अंदर भी लगभग 10 करोड़ लोग शुगर से पीड़ित हैं। तो हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि क्या शुगर के पेशेंट को भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शुगर एक ऐसी बीमारी है, यदि ये कंट्रोल में रहे तो कोई नुकसान नहीं करती, और यदि ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो ये बहुत नुकसान कर सकती है। तो यदि शुगर के पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले अपनी शुगर को कंट्रोल में रखना होगा। यदि शुगर कंट्रोल में है, विद इन लिमिट है, तो कोई परेशानी नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट करने में। और उसे हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी कुछ समय तक शुगर का ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि जो बाल लगाए गए हैं वो खराब ना हो, उन पर किसी तरह का आघात ना लगे। तो यदि आपकी शुगर कंट्रोल में है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या थायराइड के पेशेंट भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं? जिस तरह से शुगर के पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, उसी तरह से ही थायराइड के पेशेंट भी हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। यदि आपके थायराइड फंक्शंस कंट्रोल में है तो कोई परेशानी नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट कराने में। आप इसके लिए जा सकते हैं, बेखौफ जा सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि हेयर ग्राफ्ट क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्राफ्ट का मतलब है जो यूनिट ट्रांसप्लांट की जाती है उसे ग्राफ्ट कहा जाता है। जब हम एक ग्राफ्ट को निकालते हैं FUE के अंदर, तो उसमें 1 से 4 तक फॉलिकल हो सकते हैं, 1 से 4 तक बाल हो सकते हैं, 1 से 4 तक हेयर हो सकते हैं, और उन्हें काट कर लगाते हुए एक ग्राफ्ट से 1 से 4 बाल तक अलग अलग निकल सकते हैं। तो जिस यूनिट को निकाला जाता है और जिस यूनिट को लगाया जाता है उसे ग्राफ्ट कहा जाता है। ये एक टेक्निकल टर्म है जो विज्ञान की भाषा में सर्जन इस्तेमाल करते हैं। हेयर ग्राफ्ट का अर्थ है ट्रांसप्लांट की जाने वाली यूनिट। हेयर फॉलिकल क्या होता है? फॉलिकल का अर्थ होता है बाल। एक ग्राफ्ट के अंदर 1 से 4 बाल हो सकते हैं। एक फॉलिकल वो होता है जिससे बाल जन्म लेता है, उस पार्ट को फॉलिकल कहते हैं जहाँ से बाल का जन्म होता है। तो इस तरह से एक ग्राफ्ट के अंदर 1 से 4 फॉलिकल हो सकते हैं, और एक फॉलिकल से एक बाल जन्म लेता है। तो यानी एक बाल को हम एक फॉलिकल कह सकते हैं। हेयरलाइन क्या होती है? हेयरलाइन उस लाइन को बोलते हैं जो हमारे बाल हमारे सिर के अगले हिस्से में बनाते हैं। जब व्यक्ति गंजा होना शुरू होता है, जब व्यक्ति बाल्ड होना शुरू होता है, तो उसकी हेयरलाइन रिसीड होनी शुरू हो जाती है, वो पीछे की तरफ जानी शुरू हो जाती है, पीछे की तरफ खिसकनी शुरू हो जाती है, जिसे हम रिसीडिंग ऑफ हेयरलाइन कहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट करते हुए हेयरलाइन का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमें हेयरलाइन डिज़ाइन कैसे करनी है, हमें हेयरलाइन कितनी आगे तक रखनी है, हमें माथे से पीछे कितनी हेयरलाइन लेनी है, हमें कितना स्पेस छोड़ना है, इन सब बातों का हेयरलाइन डिज़ाइन करते हुए ध्यान रखा जाता है। यानी हेयरलाइन वो लाइन है जहाँ से मनुष्य के बाल शुरू होते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों के प्रश्न होते हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये डे केयर प्रक्रिया है, एक दिन में होने वाली प्रक्रिया है। सुबह पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर आना होता है और शाम को ट्रांसप्लांट के बाद उसे घर जाना होता है। हॉस्पिटल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये एक दिन में ही होने वाला प्रोसीजर है। यदि किसी को ज़्यादा सीटिंग देनी होती है तो दोबारा से उसे हॉस्पिटल में बुलाया जा सकता है, लेकिन एडमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। पेशेंट हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अपने घर जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को कितने दिन की रेस्ट की आवश्यकता होती है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2 दिन के लिए पट्टी करी जाती है। पट्टी के बाद व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, यानी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2 दिन का रेस्ट जरूरी होता है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जिम या एक्सरसाइज कर सकते हैं? दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट के कम से कम 10 दिन तक आपको जिम या एक्सरसाइज के लिए मना करा जाता है। इसका कारण ये होता है, जो ग्राफ्ट लगाए जाते हैं
उनमें पसीना आने की वजह से या उनमें एक्सर्शन की वजह से कोई नुकसान ना हो जाए, कोई आघात ना पहुंचे, कोई ट्रॉमा ना हो जाए। इसलिए 10 से 15 दिन तक आपको जिम, एक्सरसाइज या विग्रस किसी भी काम के लिए मना किया जाता है। आप सिंपल योगा या फिर सैर कर सकते हैं। ज़्यादा भारी एक्सरसाइज या जिम आप 10 से 15 दिन तक ना ही करें तो आपके बालों के लिए अच्छा होता है। हेयर ट्रांसप्लांट में डोनर एरिया का अर्थ क्या होता है? हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हमें बालों की आवश्यकता होती है। जहाँ से बाल लिए जाते हैं उस जगह को डोनर एरिया कहा जाता है। यानी शरीर के जिस हिस्से से बाल लिया जाता है वो हिस्सा डोनर एरिया हो जाता है। जैसे बियर्ड, सिर का पिछला हिस्सा, चेस्ट या अन्य बॉडी पार्ट्स, ये सभी डोनर एरिया की श्रेणी में आते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में रिसिपिएंट एरिया का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, रिसिपिएंट एरिया वो जगह है जहां पर बाल लगाए जाने हैं। यदि आपको गंजापन आपके फ्रंट में है तो आपका ये रिसिपिएंट एरिया कहलाएगा। जहां पर आपके बाल लगाए जाएंगे ट्रांसप्लांट के दौरान वो एरिया रिसिपिएंट एरिया कहलाएगा। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान दर्द होता है? दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट एक लोकल एनेस्थीसिया में की जाने वाली प्रक्रिया है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान दर्द होता है? दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट लोकल एनेस्थीसिया में की जाने वाली प्रक्रिया है। जब लोकल दिया जाता है तब किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। ये एक दर्द रहित प्रक्रिया है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान कोई दर्द होता है? दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट लोकल एनेस्थीसिया में की जाने वाली प्रक्रिया है। लोकल एनेस्थीसिया आपको दर्द का पता नहीं लगने देता। किसी भी प्रकार का पेशेंट को दर्द महसूस नहीं होता। पेशेंट आराम से म्यूजिक सुन सकता है, टीवी देख सकता है, मोबाइल पे काम कर सकता है। हर तरह का आराम उसे मिलता है। किसी तरह का दर्द इस पूरे के पूरे प्रोसीजर के दौरान नहीं होता। ये बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट से पहले कुछ टेस्ट करवाने होते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट एक प्रकार की सर्जरी है और किसी भी सर्जरी से पहले हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ टेस्ट जरूरी होते हैं जिन्हें करवाया ही जाना चाहिए। उनके बिना कोई भी सर्जरी नहीं की जाती हैं। वो कुछ चीज़ें रूल आउट करने के लिए होते हैं। तो आपका चिकित्सक, आपका सर्जन, आपका फिजिशियन आपको कुछ टेस्ट रेकमेंड करता है जो आपको करवाने कंपलसरी होते हैं। क्या ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दवाइयाँ भी चलती हैं और चलती हैं तो कितने दिन? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमें कुछ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और कुछ दवाइयाँ लगानी भी पड़ती हैं। इसका कारण ये है कि जो बाल लगाए गए हैं उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए, उनको स्थायी रूप से आने के लिए, उन्हें परमानेंट हमारे स्कैल्प पर बने रहने के लिए हमें कुछ दवाइयों की आवश्यकता होती है। हमें कुछ बाह्य सहायता की आवश्यकता होती है जो ये दवाइयाँ पूरी करती हैं। इसको हम खाद की तरह से मान सकते हैं। जैसे फसल बोने के बाद खाद दी जाती है, उसी तरह से हेयर को ट्रांसप्लांट करने के बाद दवाइयाँ खाद का काम करती हैं। इसलिए ये दवाइयाँ लेना आवश्यक होता है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी लेनी चाहिए? उसका क्या फ़ायदा है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पीआरपी में ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ये ग्रोथ फैक्टर्स आपके ट्रांसप्लांटेड हेयर और आपके अपने एग्जिस्टिंग हेयर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। उनको ग्रोथ देने में काम करते हैं। इसलिए आजकल सभी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी लेने को रिकमेंड करते हैं और ये बहुत ही लाभदायक तकनीक है। इसकी 4 से 6 सिटिंग हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ली जानी चाहिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिजल्ट कितने दिन में दिखने शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बाल लगाए जाते हैं वो एक बार टेलोजन फेज में या रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं ट्रॉमा के कारण, जो लगभग 2 से ढाई महीने तक रहते हैं। एनाजन फेज में बालों को जाने के लिए टेलोजन फेज को पार करना होता है। जैसे ही बाल टेलोजन फेज को 2 से ढाई महीने में पार करता है, वो ग्रोथ फेज या एनाजन फेज में जाना शुरू हो जाता है और आपके बाल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जो प्रति महीने 1 सेंटीमीटर की दर से बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके आपको 8 से 9 महीने में अपना अच्छा लुक दिखना शुरू हो जाता है। तो यानी 9 महीने आपको अच्छे रिजल्ट के लिए आते हैं और 3 महीने में आपको थोड़े थोड़े बाल दिखने शुरू हो जाते हैं। क्या हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए बाल झड़ते हैं? मित्रों, मैंने अभी बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बाल टेलोजन फेज में चले जाते हैं। वो एक बार सारे बाल झड़ जाते हैं जो 2 से ढाई महीने के अंदर झड़ते हैं। इसे टेलोजन फेज कहा जाता है। इसके बाद ही बाल ग्रोथ फेज में जाने शुरू होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट किए गए बालों की उम्र क्या होती है? दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट जब किया जाता है
तो उसमें डोनर एरिया का बड़ा महत्व होता है। यदि हमने ओसिपिटल रीजन, सिर के पिछले भाग से डोनर एरिया लिया है, यदि हमने सेफ जोन से बाल लिए हैं, तो ये बाल लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे। और यदि आपने शरीर के अन्य अंगों से बाल लिए हैं तो ये लगभग 20 से 25 साल तक आपके साथ रह सकते हैं। इसलिए ये टोटल डिपेंड करता है कि डोनर एरिया कौन सा है। सेफ जोन से लिए हुए बाल लंबे समय तक आपके साथ चलते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट में कितना समय लगता है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हेयर ट्रांसप्लांट पूरे दिन में होने वाली प्रक्रिया है। यदि हमें 3 से 4,000 ग्राफ्ट लगाने हैं तो 6 से 8 घंटे लगते हैं। एवरेज 500 ग्राफ्ट लगाने में 1 घंटा लग जाता है, 3 लोगों की यदि टीम है। तो अमूमन 3,000 ग्राफ्ट लगाने में 6 घंटे लगते हैं और 4,000 ग्राफ्ट लगाने में 8 घंटे लगते हैं। जो बाल हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान निकाले जाते हैं, क्या वो वापस आ जाते हैं? दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान हम जो बाल निकालते हैं वो जड़ सहित निकालते हैं, फॉलिकल के साथ निकालते हैं। और फॉलिकल का मतलब जड़, यानी जब चीज़ जड़ से ही बाहर निकाल दी तो वह वापस कैसे आएगी। तो जो बाल निकाले जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बजाय पीआरपी से ही काम चल सकता है? मैंने आपको बहुत से वीडियो में बताया है कि पीआरपी हेयर ट्रांसप्लांट का विकल्प या सब्स्टिट्यूट नहीं है। पीआरपी एक सहायक चिकित्सा है जो आपको हेयर ग्रोथ करने में और बालों को थोड़ा थिक करने में काम करती है या बालों को झड़ने से रोकने में काम करती है। ये आपके नए बालों को नहीं लेकर आती। ये हेयर ट्रांसप्लांट का किसी भी सूरत में विकल्प नहीं है। आपको यदि हेयर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, यदि आपकी बालों की जड़ें खत्म हो गई हैं, यदि आपको गंजापन आ गया है, तो हेयर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र विकल्प है। पीआरपी उसकी जगह नहीं ले सकती। हेयर ट्रांसप्लांट किए हुए बाल किस तरह बढ़ते हैं? क्या उन्हें कटवाया भी जा सकता है? दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाल पहले 2 से 2.5 महीने में झड़ जाते हैं। उसके बाद 1 सेंटीमीटर के हिसाब से प्रति महीने बाल बढ़ता है और ये बाल आप 5 से 6 महीने के बाद कटवा भी सकते हैं, क्योंकि जो बाल ट्रांसप्लांट नहीं हुए हैं उनके साथ मैच करने के लिए आपको हेयर कट लेना होता है। तो उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप कुछ समय के बाद हेयर कट ले सकते हैं ताकि आपके सारे के सारे बाल इवन रहें। सबसे अच्छा डोनर एरिया कौन सा माना जाता है? दोस्तों, जहां से हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए ग्राफ्ट या बाल निकालते हैं उसे डोनर एरिया कहा जाता है। हमारे शरीर में कई डोनर एरिया हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा डोनर एरिया शरीर के पिछले भाग यानी ओसिपिटल रीजन के सेफ जोन को माना जाता है। यदि यहाँ से बाल निकाल के लगाए जाते हैं तो ये ताउम्र आपके साथ रहते हैं, क्योंकि इन पर DHT हार्मोन का असर नहीं आता है। ये बाल पतले नहीं होते हैं और पतले होकर जेनेटिक हेयर लॉस की श्रेणी में या पैटर्न हेयर लॉस की श्रेणी में नहीं जाते हैं। ये जेनेटिक प्री डिस्पोज्ड हेयर्स नहीं होते, इसीलिए सेफ जोन के बालों को सबसे बढ़िया डोनर एरिया माना जाता है। तो हमारी सबसे पहली प्रेफरेंस भी यहीं से बाल लेने की होती है, ओसिपिटल रीजन से। क्या हेयर ट्रांसप्लांट का कोई साइड इफेक्ट भी है? आजकल जो टेक्निक हेयर ट्रांसप्लांट की इस्तेमाल की जाती है, FUE, वो बहुत ही सेफ टेक्निक है। उसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट पेशेंट को नहीं होता है। ये बिल्कुल ही सेफ टेक्निक है। आप बिना किसी घबराहट के FUE टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त व्यक्ति कौन से होते हैं? मित्रों, एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है और ये सभी लोग पूछते हैं कि क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त हूँ? हमें हेयर ट्रांसप्लांट करते हुए बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। क्या आपके पास अच्छा डोनर एरिया है? क्या आप किसी ऐसी व्याधि से पीड़ित तो नहीं है, ऐसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है जिसके बारे में हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ध्यान रखने की आवश्यकता है, या हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान या हेयर ट्रांसप्लांट से पहले ध्यान रखने की आवश्यकता है? जैसे शुगर, यदि आपको शुगर है तो वो कंट्रोल लेनी चाहिए। यदि आपके पास डोनर एरिया अच्छा है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं, आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सिर पर पट्टी की जाती है? यदि हाँ, तो कितने समय के लिए? हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2 दिन के लिए आपके स्कैल्प को पट्टी से कवर करा जाता है। 2 दिन के बाद ये पट्टी उतार दी जाती है, फिर आप कोई भी काम कर सकते हैं और कहीं पर भी जा सकते हैं। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हर पेशेंट में एक जैसे रिजल्ट आते हैं? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट बहुत से फैक्टर्स पर निर्धारित होते हैं, जिनमें से एक फैक्टर है डोनर एरिया, दूसरा फैक्टर है पेशेंट की अपनी प्रकृति,
तीसरा फैक्टर है करने वाली टीम की स्किल, और चौथा फैक्टर है पेशेंट के द्वारा ट्रांसप्लांट के बाद देखरेख। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो रिजल्ट पेशेंट के बहुत बेहतर आते हैं, लेकिन हर पेशेंट वेरी करता है और रिजल्ट भी हर पेशेंट में थोड़े थोड़े वेरी कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट दाढ़ी और मूंछों में भी किया जा सकता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे दाढ़ी नहीं है, मेरी मूंछों में बाल कम है, क्या मैं इन जगह पर भी बाल लगवा सकता हूँ, क्या इन जगह पर भी हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है? जी हाँ, आजकल FUE टेक्निक अवेलेबल है और इस टेक्निक के जरिए आपका हेयर ट्रांसप्लांट मूंछों पे, दाढ़ी पे और अन्य बॉडी पार्ट्स पे भी किया जा सकता है। ये बिल्कुल ही सेफ प्रोसीजर है और कोई भी व्यक्ति इसके लिए जा सकता है। महिलाओं में हेयर ट्रांसप्लांट कितना सफल है? दोस्तों, आमतौर पर महिलाओं में हेयर ट्रांसप्लांट करने की संख्या बहुत कम होती है। अगर परसेंटेज की बात करें तो ये 3 से 4% ही होती है। महिलाएं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कम जाती हैं क्योंकि उनके अंदर महिला होने का जो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, वो उनके बालों को बचाए रखता है और महिलाओं में बाल्डनेस कम देखने में आती है। अगर वो आती है तो उसे फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहा जाता है। ये आमतौर पे या तो किसी जेनेटिक कारण से और या फिर हार्मोनल रीजन से होती है, जो आमतौर पे 35-40 साल के बाद ज़्यादा प्रिवेलेंट होती है, ज़्यादा देखने में आती है। तो ऐसी महिलाओं को हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। महिलाओं के अंदर भी हेयर ट्रांसप्लांट उतना ही सफल होता है जितना पुरुषों के अंदर। इसमें किसी तरह की समस्या नहीं है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मैंने इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। उसके अंदर मैंने वो सभी फैक्टर्स दिए हैं जिसकी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट निर्धारित होती है। हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट अलग अलग स्थान पर, अलग अलग क्लिनिक में अलग अलग हो सकती है। यदि मेरे बाल सफ़ेद हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या बाल सफ़ेद ही आएंगे? दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बालों का रंग आपके डोनर एरिया पे आपके बाल कैसे हैं उसी पे डिपेंड करता है। यदि आपके बालों की जड़ें सफ़ेद हैं तो बाल सफ़ेद आएंगे, यदि आपके बालों की जड़ें काली हैं तो बाल काले आएंगे। हेयर ट्रांसप्लांट से बालों की जड़ें नहीं बदली जा सकती। एक बार में कितने ग्राफ्ट लगाए जा सकते हैं? एक दिन में 3000 से 4000 तक ग्राफ्ट लगाए जा सकते हैं, जिसमें लगभग 6 से 8 घंटे का समय लगता है। एक व्यक्ति हेयर ट्रांसप्लांट की कितनी सिटिंग ले सकता है? दोस्तों, ये बात 2 कारकों पर डिपेंड करती है। पहला, उसका डोनर एरिया कैसा है, दूसरा उसकी बाल्डनेस कितनी है। यदि बाल्डनेस ज़्यादा है तो उसे सिटिंग ज़्यादा लेनी होगी, बशर्ते कि उसके पास डोनर एरिया अच्छा हो। यदि डोनर एरिया कम होगा तो वो ज़्यादा सिटिंग हेयर ट्रांसप्लांट की नहीं ले पाएगा। तो इसलिए डोनर एरिया भी अच्छा होना चाहिए ज़्यादा सिटिंग लेने के लिए। और यदि हमें डेंसिटी ज़्यादा देनी है तो कई बार हमें दूसरी सिटिंग सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी के लिए लेनी होती है। हेयर ट्रांसप्लांट और हेयर पैच में कौन सा बेहतर विकल्प है? दोस्तों, ये डिपेंड करता है मनुष्य पर। हर व्यक्ति के लिए हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा नहीं हो सकता, हर व्यक्ति के लिए हेयर पैच अच्छा नहीं हो सकता। दोनों की अपने ही लाभ भी हैं और अपनी ही हानियां भी। दोनों के अपने प्रो एंड कॉन्स हैं। कुछ लोगों में हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा विकल्प है और कुछ लोगों में हेयर पैच। ये आपका चिकित्सक और आप मिलकर डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। हेयर ट्रांसप्लांट के लिए डाइट किस तरह की होनी चाहिए? दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हमें क्या खाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 10 से 15 दिन तक आपको हल्का भोजन लेना है, ऑयली स्पाइसी कम लेना है ताकि पसीना कम आए और आपको इरिटेशन या इचिंग की शिकायत ना हो। हल्का भोजन जितना लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद अल्कोहल और स्मोकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं? अल्कोहल और स्मोकिंग हेयर ट्रांसप्लांट को नुकसान कर सकती हैं, इसलिए आप कम से कम 1 महीने के लिए बिल्कुल स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहें। और यदि आप इसे लंबे समय तक छोड़ सकें तो बहुत ही अच्छा है। क्या हेयर ट्रांसप्लांट से दिमाग पे कोई असर पड़ता है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान स्किन पर काम करना होता है। हमें दिमाग तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। स्किन और दिमाग के बीच में एक बहुत मोटी हड्डी होती है, तो इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। आपके दिमाग पर हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान या बाद में किसी तरह का कोई असर नहीं आता। ये एक बिल्कुल ही सेफ प्रोसीजर है, बिल्कुल ही सेफ सर्जरी है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने उन सभी प्रश्नों के बारे में जाना जो अमूमन हेयर ट्रांसप्लांट का पेशेंट पूछता है या उसे पता होने चाहिए।
इसके अलावा यदि आपको कुछ लगता है कि कुछ रह गया है या पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने सहयोगियों मित्रों के साथ शेयर करेंगे। और यदि आपने VSC हेयर क्लिनिक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए। और भी बढ़िया बढ़िया नए नए वीडियो इस चैनल पर आने वाले हैं और आप नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ।